हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को हम केमिस्ट्री का क्लास 5th लेक्चर होगा, जिसमें आप लोग क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2, इसमें था अम्ल, भस्म और क्षार। एक दो लेक्चर और होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे आर्हेनियस द्वारा अम्ल एवं भस्म की परिभाषा। अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, जाके आप लोग जरूर देखिए। आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ अम्ल कहलाता है जो पानी में घुलने पर H+ हाइड्रोजन आयन छोड़ता है। समझ गए? हाइड्रोक्लोरिक हम देख रहे हैं, पानी से अभिक्रिया कर रहा है। नाइट्रिक एसिड HNO3, ये जो हो गया नाइट्रिक एसिड, देखिएगा पानी से अभिक्रिया कर रहा है। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, देखिएगा सल्फ्यूरिक H2SO4, सल्फ्यूरिक पानी से अभिक्रिया कर रहा है। H+ और SO4 2- तो एक प्लस है, माइनस हो रहा है, देख रहा है। इसमें देखिएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक CH3 और COOH, तो क्या हो जाएगा? पानी से अभिक्रिया कर रहा है, तो समझ गया। आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ अम्ल कहलाता है जो पानी में घुलने पर H+ हाइड्रोजन आयन छोड़ता है। समझ गया? पानी तो H3O बनाता है, जिसको क्या हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको। देख रहे H+ है तो ऑक्सीजन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 6 होता है। एक हाइड्रोजन यहाँ तो 2 गया तो 8 हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का 6 हो गया, 3 हाइड्रोजन है तो एक इससे ले लिए, एक इससे, एक इससे, तो हाइड्रोनियम आयन हो गया। प्रोटॉन जल, देखिएगा आगे आप लोग देखिए। भस्म वह पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देता है। भस्म वह पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देता है। जैसे देखिएगा क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है KOH है, पोटेशियम के होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। NHO4, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ गए? उदाहरण, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- छोड़ता है। समझ गए? यहाँ पे भी वही देखिए, जल से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जल से अभिक्रिया करके Na+ OH- देता है। देखिएगा इसमें KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल से अभिक्रिया K+ और OH-। समझ गए? NH4OH अमोनियम NH4OH, तो क्या हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो NH+ और OH-। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca+ और OH-। समझ गए? तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या बन रहा है? NaCl+ वाटर बन रहा है। NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या बन रहा है? एक अम्ल एक भस्म है ना, तो नमक और जल बन रहा है। देख रहे हैं आप, NaCl मतलब नमक, H2O मतलब पानी। देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे देखिए नींबू, संतरा, कच्चे अंगूर में एसिड। देखिए संतरा एवं नींबू का रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये सब याद कर लीजिएगा, मिलान करने के लिए दे दिया जाता है एग्जाम में। समझ गए? आप लोग याद करिएगा, ठीक है। संतरा एवं नींबू में साइट्रिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, अमाशय में, पेट में जो होता है अमाशय उसका में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। विटामिन C में क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसके आगे देखिए, देखिएगा हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होते रहता है। जो हमारे पेट है ना, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? उत्पन्न होता है, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। इसकी मात्रा अधिक होने से पेट में गैस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए आप खा लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है आपको हम दिखाएंगे। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लाएंगे ना, तो आपको हम कभी दिखाएंगे कि आप देखिएगा कोई चीज़, जैसे आटा ले लीजिएगा, चावल दाल को एक डाल दीजिएगा, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दीजिएगा ना, तो देखिएगा धीरे धीरे उसको संकुचन की तरह ले जाएगा, उसको गलाएगा, धीरे 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 उसको गलाएगा। टाइम लगता है गलाने में। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? हमारे पेट में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? उत्पादन होता है। समझ गए? हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। समझ गए? हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। मान लीजिए मतलब आवश्यकता से ज़्यादा, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके पेट में बन गया, आवश्यकता से ज़्यादा अगर हाइड्रोक्लोरिक आपके पेट में बन गया तो गैस की समस्या क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा
बेरिक हाइड्रोक्साइड मिल के क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दो देखिए ये दोनों मिल के क्या करते हैं, विषैले तथा हानिकारक होते हैं दोनों, तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तीव्र नाशक होते हैं तथा चमड़े को जला देते हैं। इतने तीव्र नाशक होते हैं दोनों ना कि चमड़े को जला देते हैं। चमड़े मतलब समझ रहे ना। देखा, टूथपेस्ट भास्मिक प्रकृति के होते हैं। मान लीजिए टूथपेस्ट कैसे भास्मिक प्राकृतिक होते हैं, हम लोग रात में सोते हैं, जब रात में हम लोग सोते हैं तो हमारे मुंह में क्या जम जाता है, बैक्टीरिया पनपता है कि नहीं पनपता है। उसको साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जो बैक्टीरिया पनपता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, उसको हमको दूर करने के लिए क्या करते हैं, या तो हम लोग दातुन करते हैं, दंतमंजन करते हैं, नहीं तो क्या करते हैं हम लोग, नहीं तो टूथपेस्ट करते हैं। टूथपेस्ट क्या होता है, भास्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, भास्मिक होते हैं। मान लीजिए एक होता है अम्ल, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। मान लीजिए भास्मिक कहिए या क्षारीय कहिए, क्षारीय प्रवृत्ति का जो कीटाणु को मार देता है। मान लीजिए आप कहिएगा कि जो गाय भैंस होते हैं, बकरी जानवर, वो ब्रश नहीं करते हैं, मान लीजिए, पर भी उसके दांत में बैक्टीरिया नहीं पनपता है। इसलिए नहीं पनपता है ना कि जो जानवर होते हैं उसके मुंह में, जानवर के मुंह में हमेशा लार बनने के कारण उसके मुंह में बैक्टीरिया नहीं पनप पाता है। मनुष्य जब जानवर सोता भी है, जागता भी है, जानवर के मुंह में 24 घंटा लार मान लीजिए कि बनते रहता है। लार बनने के कारण बैक्टीरिया नहीं पनप पाता। देखते हैं जानवर के दांत कितने चमकीले होते हैं, उजले होते हैं, कभी देखते हैं उसको कालापन लगता है, लेकिन देखिएगा मनुष्य के दांत में बहुत कालापन। मनुष्य के मुंह में क्यों बैक्टीरिया पनपता है, क्योंकि जब वो सो जाता है तो उसके मुंह में लार नहीं बनता है। जानवर के मुंह में 24 घंटा लार बनता है, इसलिए जानवर के मुंह में कभी भी बैक्टीरिया नहीं पनपता है। जानवर को दंतमंजन करने की जरूरत नहीं है, उसको प्राकृतिक ऐसे मिला हुआ है। समझ गया। धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अम्लों से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का मतलब जानते हैं ना आप लोग। कार्बोनेट एक होता है, एक होता है बाइकार्बोनेट। समझ गए। कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलके क्या करेगा, जिंक सल्फेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जिंक सल्फेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेगा। एक क्या बनाएगा, जिंक कार्बोनेट। ये देखिए जिंक कार्बोनेट है, ये क्या हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो जिंक सल्फेट बनाएगा, पानी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलके नमक और पानी बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको आप लोग पढ़िएगा तब आएगा, और NaCl और पानी बनाता है। उसके बाद देखिएगा आगे, आप लोगों को केमिस्ट्री में लाइन बाय लाइन में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मिलाइएगा अपने बुक से, तो लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ। ये चैप्टर 2 है, इसके बाद चैप्टर धातु अधातु चलेगा। पिछले वीडियो नहीं देखे जो प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा। देखिएगा, धातु के ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया, धातु के ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया कैसे करता है। धातु जो देखिएगा, तो कॉपर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल को तो कॉपर सल्फेट और H2O बनाता है, पानी बनाता है। जिंक ऑक्साइड और जब मिलेगा तो जिंक सल्फेट और पानी बनेगा। समझ गए। जिंक ऑक्साइड और जब सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा H2SO4 तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और पानी बना देगा। प्रबल और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, देखिएगा, प्रबल और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। देखिए, वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन H+ प्रदान करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल समझ गए। वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन H+ प्रदान करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल समझ गए, HNO3 H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो समझ गए। आगे वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं, पूर्णतः नहीं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। समझ गए। वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से, पूरा नहीं घुल रहा है, आंशिक रूप से घुल रहा है, आयनित होता है, पूर्णतः नहीं घुलते, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और बोरिक अम्ल H3BO3। समझ गए। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। एंटीसेप्टिक मतलब जानते हैं ना। देखिएगा, प्रबल और दुर्बल भस्म, ध्यान से इसको पढ़िएगा, बार बार हमें पूछता है, तो देखिएगा, प्रबल और दुर्बल भस्म, वे भस्म जो
जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- प्रदान करते हैं, परवल भस्म या परवल क्षार कहलाते हैं। भस्म या क्षार एक ही चीज़ है, समझ गए। परवल और दुर्बल भस्म का परिभाषा, वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- प्रदान करते हैं, परवल भस्म या परवल क्षार कहलाते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड परवल भस्म है। परवल भस्म का एग्जाम्पल है, देखिएगा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा देखिएगा इसमें, वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन OH- प्रदान करते हैं, दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार कहलाते हैं। समझ गए, परवल और दुर्बल भस्म और क्षार कहलाते हैं, समझ गए। देखिएगा इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम NH4OH CaOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए। तो इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा आप लोग। एक और इसमें एग्जाम्पल है, देखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो डले तो नोटिफिकेशन मिल सके। कोई भी क्वेरी होगी वीडियो रिलेटेड तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।